प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, एक दल के प्रभुत्व का दौर में से संबंधित कुछ एक प्रश्न पढ़े थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम एक दल के प्रभुत्व का दौर में दो मेन बातों पर फोकस करेंगे, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के क्या कारण रहे हैं और दूसरा, प्रथम आम चुनावों के इसमें मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के कौन कौन से कारण रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के कौन कौन से कारण रहे हैं, अर्थात कि कांग्रेस पार्टी केंद्र के स्तर पर बार बार सरकार क्यों बनाती रही है, जनता बार बार उन्हें वोट क्यों डालती रही है और एक ही दल की सरकार बार बार क्यों बनती रही है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का सबसे पहला कारण रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। जैसा कि बच्चों आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से को हुई थी और तब से लेकर 1947 तक 1947 तक जो कांग्रेस पार्टी है वो भारत की राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन में छाई रही थी। और आज़ादी के बाद 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए थे, तब से लेकर 1967 में कांग्रेस का जो है वो प्रभुत्व बना रहा था, अर्थात 1952 से लेकर 1967 तक बार बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार ही बनती रही थी। तो इसके क्या कारण रहे हैं? तो सबसे पहला मेन कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और तब से लेकर 1947 तक 1947 तक भारत में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी या जो भी आंदोलन चलाए गए थे, उसकी बागडोर मुख्य रूप से कांग्रेस के हाथों में रही थी। अब कांग्रेस के ही नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन, विभिन्न किसान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह इत्यादि चलाए गए थे। तो इसलिए आज़ादी के बाद लोगों ने इसी दल को सत्ता सौंपी और 1967 तक 1967 तक कांग्रेस जो है वो बार बार सत्ता रूढ़ रही है केंद्र के स्तर पर। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के कौन से कारण रहे हैं। तो ये था राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। अब दूसरा है कांग्रेस एक छाता रूपी संगठन। बार बार आपको वही एक बात बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और आजादी की लड़ाई भी इसी दल के नेतृत्व में लड़ी गई थी। अब ये एक ऐसा राजनीतिक दल था कि जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन और कई वर्गों के लोग शामिल थे और ये एक ऐसी छतरी की तरह थी कि जिसकी छांव में सभी जातियों, धर्मों और प्रांतों के लोग बैठ सकते थे। आज जो भारत आज़ाद है या भारत में जो लोकतंत्र जीवित है या जितनी भी उन्नति हुई है, ये सब के सब कांग्रेस की ही देन रही है और आज़ादी के बाद लोगों ने इसी दल को सत्ता सौंपी है। इस वजह से भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता बनी रही थी। तीसरी बात थी योग्य नेतृत्व, मतलब इसके जो नेता लोग थे वो काफी योग्य थे, जैसे लाल बालपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी योग्य नेता रहे हैं और इन नेताओं ने देश को आज़ाद करवाने के लिए कई यातनाएं झेली हैं, कई कष्ट झेले हैं और जेलों में भी गए हैं और इन्हीं के ही प्रयासों से जो है वो भारत आज़ाद हुआ है।
तो इस कारण भी आजादी के बाद लोगों ने इसी दल को सत्ता सौंपी है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का अगला पॉइंट है राष्ट्रव्यापी संगठन। अब आजादी से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये एक ऐसा मात्र राजनीतिक दल था जिसका संगठन हर स्तर पर था, निम्न स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, जिसकी बैठकें हर जगह होती थी, वार्षिक सम्मेलन होते थे, देश के भिन्न भिन्न कोनों में इसके कार्यालय थे, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाता था, सुलझाया जाता था। और यही एक वजह है कि पार्टी के लोग पार्टी छोड़ने की बजाय पार्टी में रहकर ही अपनी समस्याओं को हल करना पसंद करते थे। तो इस कारण भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता बनी रही थी। और पांचवा पॉइंट, शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पहले आम चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, जो 5 महीने लगे थे इन चुनावों को करवाने में, इन चुनावों में अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि कांग्रेस का सामना कर सके या उनका विरोध कर सके। जैसे भारतीय साम्यवादी दल है, सोशलिस्ट पार्टी है, केवल यही दो ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्हें केवल 10% से ज़्यादा वोट मिले थे और बाकी पार्टियों ने केवल नाम दर्ज करवाने के उद्देश्य से ही चुनाव लड़े थे। तो जब कोई विरोधी दल मजबूत नहीं होता है किसी पार्टी के विरुद्ध, कोई भी पार्टी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है या स्ट्रांग रूप में उसका विरोध नहीं कर सकती है, तब तक दूसरी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का एक कारण ये भी रहा है कि शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव रहा है। उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता के कौन से मेन कारण रहे हैं। जैसे एक बार फिर मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं इसकी कि एक तो आज़ादी की लड़ाई इस दल के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इसमें सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, संप्रदायों के लोग रहते थे। इसके जो जितने भी लीडर थे वो सारे के सारे योग्य थे, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एक राष्ट्रव्यापी संगठन रहा है जिसकी बैठकें, सम्मेलन देश के कोने कोने में होते थे, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था। और सबसे मेन बात कि कांग्रेस के बार बार चुनाव जीतने का एक अन्य कारण था शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव। मतलब दो ही पार्टियां ऐसी थी, साम्यवादी दल और सोशलिस्ट पार्टी, जिन्हें केवल 10% से ज़्यादा वोट मिले थे और बाकी पार्टियों ने केवल नाम दर्ज करने के लिए ही चुनाव लड़े थे। तो ये कुछ एक कारण रहे हैं जिनकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता बनी रही।